नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर और आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। हरियाणा में जिला ग्रीवेंस कमेटी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। लोगों की शिकायत सुनने के लिए बनी है ग्रीवेंस कमेटी। मासिक बैठकों के लिए ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया गया है। सीएम सैनी को मिली गुरुग्राम की जिम्मेदारी, अनिल विज को सिरसा की जिम्मेदारी और साथ ही कैथल की जिम्मेदारी दी गई है। दरअसल हरियाणा सरकार ने जिला ग्रीवेंस कमेटी बना दी है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को गुरुग्राम जिले की ग्रीवेंस कमेटी की जिम्मेदारी मिली है, तो वहीं पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज कैथल और सिरसा जिले की जिम्मेदारी संभालेंगे। कृष्णपाल पवार रोहतक और हिसार जिले की जिम्मेदारी संभालेंगे, तो वहीं पर राव नरबीर सिंह नूह फरीदाबाद जिले की जिम्मेदारी जो है वो संभालेंगे। इसी तरह सभी मंत्रियों को अलग अलग जिलों की जिम्मेदारियां दी गई है। आपको ये भी बता दें कि हरियाणा सरकार ने मासिक बैठकों के लिए ग्रीवेंस कमेटी बना दी है। वहीं पर हरियाणा के कार्यवाहक चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं कि इसके तहत हर महीने लोगों की शिकायतें जो है वो सुनी जाएंगी। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त हरियाणा से आपको बता रहे हैं, जहां पर मासिक बैठकों के लिए ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया गया है और हर एक मंत्री को जिम्मेदारी दी गई है। लिस्ट आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर अनिल विज को सिरसा और कैथल की जिम्मेदारी दी गई। ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। कैथल से सहयोगी शैंकी जिंदल जुड़ चुके हैं। शैंकी, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? क्या किस किस मंत्री को कहां की जिम्मेदारी? अगर मैं बात करूं हरियाणा के अंदर जो मुख्यमंत्री नायब सैनी है, आज ग्रीवेंस जो कमेटी है हरियाणा के अंदर गठन कर दिया गया है। ग्रीवेंस कमेटी की अगर बात करें, जो हर महीने ग्रीवेंस के अंदर जितनी भी शिकायतें आएंगी उनका निवारण करने के लिए जो कैबिनेट मंत्री है उनको जिम्मेवारी सौंपी गई है। अगर जिम्मेवारी की बात करें, उसमें हरियाणा के अंदर से वो किसी तरह के भी जो मामले हैं, जो शिकायत है अधिकारियों को लेकर, वो सारे शिकायत के जो मामले हैं वो उन कैबिनेट के जो मिनिस्टर हैं जो ग्रीवेंस कमेटी के अंदर लगाए गए हैं, हर महीने वहां का दौरा करेंगे और अधिकारियों के साथ उनकी मीटिंग होगी। उस मीटिंग के अंदर उनसे बातचीत की जाएगी और तुरंत जितना निवारण हो सकता है उनका निवारण किया जाएगा, ताकि लोगों की जो समस्याएं हैं वो कम से कम रहे। क्योंकि हरियाणा के अंदर जो तीसरी बार जो इतना बड़ा मैंडेट मिला है हरियाणा सरकार का, वो चाहे वो बिना खर्ची पर्ची की बात करें, जो नौकरियों की बात थी, या फिर और बहुत मुद्दे हैं, किसानों ने भी पूरी तरह से उनका साथ दिया है। कहीं ना कहीं ये लगता था कि जो किसान जो बेल्ट एरिया है वहां से उनको मैंडेट नहीं मिल पाएगा, लेकिन अगर देखा जाए हरियाणा के अंदर फिर भी एक तरफा जो जीत मिली है, 48 सीटें लेकर हरियाणा के अंदर सरकार बनाई। और आज ग्रीवेंस कमेटी का जिस तरह से गठन किया गया है और लगातार समाधान शिविर भी लगाए जा रहे हैं, उस समाधान शिविर के तहत भी जो हरियाणा के अंदर लोगों की जो शिकायतें हैं वो लगातार लोगों के द्वारा जो अधिकारी हैं उनको सुन रहे हैं और उनकी शिकायतों का निवारण कर रही हैं। इसी तरह अगर हम बात करें, जो हरियाणा के अंदर नोटिफिकेशन आज जारी हुई है, तो गुरुग्राम की अगर सबसे बड़ी जिले की बात करें तो गुरुग्राम की जो जिम्मेवारी है वो नायब सैनी मुख्यमंत्री ने खुद लिया है। और कैथल जिले की और जो सिरसा जिले की ग्रीवेंस कमेटी की अगर बात करें तो उसके अंदर जो कैबिनेट मिनिस्टर जो पूरी तरह से पावरफुल है हरियाणा के अंदर, तो अनिल विज ने खुद मोर्चा संभाला है। तो कैथल जिले के जो ग्रीवेंस कमेटी की जो सुनवाई है वो हर महीने, वो उसकी सुनवाई करने के लिए अनिल विज जो मंत्री परिवहन मंत्री है, आपने कुछ दिन पहले देखा भी होगा हरियाणा के अंदर जो रोडवेज को लेकर भी किसी तरह जो कहीं भी जाकर उन्होंने एक तरह से छापा मारा, ताकि अधिकारियों के अंदर उनका एक डर का माहौल हो और वो काम जो है सही तरीके से करें। ठीक है शैंकी, देखिए एक जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। गुरुग्राम जो सबसे महत्वपूर्ण जिला है उसकी जिम्मेदारी खुद सीएम सैनी ने अपने पास रखी है। तमाम लोगों को, तमाम मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन अगर हम हुड्डा के गढ़ यानी कि रोहतक का जिक्र करें तो वहां की जिम्मेदारी किसे दी गई है? अगर मैं बात करूं तो ग्रीवेंस कमेटी की जिस तरह से वहां की जिम्मेवारी दी गई, अलग अलग जहां के हरियाणा के अंदर जिले हैं उस जिले के अंदर अलग अलग जिम्मेवारी दी गई। जैसे हरियाणा के अंदर अगर बात करें, नायब सैनी ने गुरुग्राम जिला लिया है और कैबिनेट मिनिस्टर अनिल विज ने कैथल और सिरसा जिला का मोर्चा संभाला है। इसी तरह से कृष्णपाल पवार है रोहतक और हिसार जिले की जिम्मेवारी संभालेंगे। राव नरबीर सिंह है नूह और फरीदाबाद जिले की ग्रीवेंस कमेटी में रहेंगे। और मंत्री हैं जो अलग अलग जिलों के जो जिम्मेवारी दी गई है। शैंकी, देखिए जिन मंत्रियों को जिम्मेदारी मिली है वो मंत्री कब कब जिले में पहुंचेंगे, कितनी बार पहुंचने वाले हैं, कितनी बार बैठक करने वाले हैं? क्योंकि जिले तो बहुत बड़े हैं, एक दिन तो काफी नहीं होगा ना सभी की शिकायतें सुनने के लिए। हर महीने लगातार जो है अधिकारियों को सुनवाई करने के लिए जो ग्रीवेंस कमेटी में हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर अलग अलग जिलों में जो लगाए गए हैं, वो लगाने का मेन तरीका यही है कि उनकी जो सुनवाई है, जो लोगों की शिकायतें हैं उनका निवारण किया जा सके। क्योंकि लोग जो है खुले दरबार की मांग कर रहे थे,
खुले दरबार के अंदर अनिल विज पहले भी दरबार लगाते आए हैं और लोग अपनी शिकायतों को लेकर वहां अम्बाड़ा कैंट भी पहुंचते थे और वहां पर लोगों की सुनवाई की जाती थी। और अनिल विज एक पावरफुल जो मिनिस्टर है, जो पिछली बार अगर आपने देखा हो स्वास्थ्य विभाग है या फिर गृह मंत्रालय है, उन्होंने मोर्चा संभाला था। इसी तरीके से आज जो उन्होंने मोर्चा संभाला है ग्रीवेंसेस कमेटी के अंदर, कैथल और जो सिरसा जिला उनको दिया गया है, सिर्फ एक नाम से ही अधिकारियों में डर का माहौल हो जाता है। और जो अधिकारी सुनवाई नहीं करते, उनकी सुनवाई के लिए जो ग्रीवेंसेस कमेटी बनाई गई है, हर महीने में लगातार जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो दौरा करेंगे और जितने भी उनको वो दी गई है, जो अधिकारियों के द्वारा कितनी भी शिकायतें होंगी उनका निवारण किया जाएगा। अगर कुछ शिकायतें रह जाएंगी, उसका निवारण करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे और आने वाले समय में उसका जल्द उस पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है शंकी, देखिए जब मंत्री वहां पर पहुंचेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, तो क्या सिर्फ वो बैठक अधिकारियों के साथ होगी, अधिकारी ही उन्हें सभी समस्याओं से अवगत करवाएंगे, या फिर एक खुला दरबार? आप अनिल विज का जिक्र कर रहे थे, अनिल विज जब भी जनता दरबार लगाते हैं तो वो सीधा जनता से जुड़ते हैं, बीच में किसी अधिकारी को नहीं लेकर के आते हैं। तो इस बार क्या कुछ रहने वाला है? क्या इसी जिस तरीके से अनिल विज का जनता दरबार लगता था, सभी मंत्री यही लगाने वाले, या फिर जब मंत्री पहुंचेंगे तो अधिकारियों के साथ बातचीत की, मीटिंग की और फिर आ गए? अगर मैं बात करूं हरियाणा के अंदर अनिल विज को देखा जाए तो अनिल विज की देखते हुए उसी के पहल पर हरियाणा के जो सारे मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टरों ने भी इसी तरह से पहल कर दी है। कृष्ण बेदी ने भी आज फील्ड में जाकर लोगों से जो शिकायतें हैं उनका निवारण करने के लिए उनसे बातचीत की है। इसी तरह से लगातार जो हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो हर जिले में जाकर और अधिकारियों से अकेले बातचीत नहीं कर रहे, लोगों को भी वहां पर मौजूद करवाकर उनसे बातचीत करवाकर शिकायतों का निवारण करवा रहे हैं। अगर किसी तरह से कोई शिकायत अगर पेंडिंग रह जाती है तो उनकी दिशा निर्देश जो है वो अधिकारियों को दिए जा रहे हैं, ताकि लोगों के अंदर किसी तरह की उसकी कमी देखने को ना मिले। क्योंकि हरियाणा के अंदर तीसरी बार जो सरकार है वो पूरे मैंडेट के साथ आई है और 48 सीटों पे भाजपा ने है जो जीत हासिल। ठीक है शंकी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो उधर सीएम नायब सिंह सैनी का पंचकुला दौरा, तृतीय पुस्तक मेले में सीएम सैनी ने शिरकत की है। मेले में सीएम सैनी ने स्टॉल्स का निरीक्षण किया है, साथ ही साथ युवाओं को पुस्तक मेले में आने के लिए आमंत्रित भी सीएम सैनी की तरफ से किया गया है। दरअसल आपको बता दें, आज सीएम नायब सिंह सैनी पंचकुला पहुंचे थे, जहां उन्होंने तृतीय पुस्तक मेले में शिरकत की है। पुस्तक मेले में स्टॉल्स का निरीक्षण किया है। उन्होंने युवाओं से पुस्तक मेले में आने की अपील भी की है। इस दौरान उनके साथ कालका विधानसभा से बीजेपी विधायक शक्ति रानी शर्मा और हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी उपस्थित रहे हैं। वहां पर उन्होंने पहुंच करके जहां मेले का उद्घाटन किया, तो साथ साथ युवाओं को आमंत्रित भी किया है कि इस पुस्तक मेले में आप सभी आइए और यहाँ पर जो पुस्तक हैं उनके बारे में जानकारी हासिल कीजिए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब सीएम सैनी पहुंचे थे और युवाओं को पुस्तक मेले के लिए उन्होंने आमंत्रित भी किया है। साथ इस मेले का उद्घाटन उन्होंने किया है। इस दौरान उनके साथ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। इसके अलावा कालका विधानसभा से बीजेपी विधायक शक्ति रानी शर्मा भी उपस्थित रही है। पंचकुला पहुंचे थे सीएम नायब सिंह सैनी, जहां पर तृतीय पुस्तक मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में सीएम सैनी ने शिरकत की। साथ ही मेले में सीएम सैनी ने स्टॉल्स का निरीक्षण भी किया है, जो तमाम वहां पर स्टॉल्स लगी है। एक एक स्टॉल्स पर जाकर सीएम सैनी, शक्ति रानी और ज्ञानचंद गुप्ता ने जानकारी ली है। पीके दास साहब को और उनकी पूरी टीम को और उस टीम के साथ जुड़े हुए सभी विभागों को, जिनके तत्वाधान के अंदर पुस्तक मेले का आयोजन ये पंचकुला में होता है। ये तृतीय पुस्तक मेला है। इससे हजारों की संख्या में लोग इस पुस्तक मेले के अंदर आते हैं और लाभ लेते हैं। उनको विभिन्न प्रकार की जानकारी, और अगर हमें ज्ञान के गूढ़ के अंदर जाना हो तो उसकी सबसे बड़ी जानकारी अगर कहीं से मिलती है तो बुक है, किताब है। उस किताब से ही हमें वो प्राप्त होती है और लोग इसका लाभ उठाते हैं। मैं पीके दास साहब और पूरी टीम और पूरे विभागों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं पंचकुला से नियरेस्ट के सभी लोगों को इस पुस्तक मेले के लिए भी आमंत्रित करता हूं। इसका लाभ उठाना चाहिए। हम देख रहे हैं कि पुस्तकों से ही हमें वो ज्ञान प्राप्त होता है, वो ज्ञान मिलता है जो अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाता है।
फरीदाबाद के NH-19 के अजरोना मेट्रो स्टेशन के पास सड़क पार कर रही एक महिला को तेज कार ने आकर के टक्कर मार दी है, जिसमें कि महिला की दर्दनाक मौत हो गई है। आपको ये भी बता दें कि कार किसी पुलिसकर्मी की थी, जिस पर आगे और पीछे के शीशे पर हरियाणा पुलिस का स्टिकर भी लगा हुआ था। फिलहाल पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला सिविल की मोर्चरी में रखवाया है। वहीं पर मृतक महिला के पति का आरोप है कि करीब पौने घंटे तक वहां मौजूद पुलिसकर्मी एम्बुलेंस के आने तक का इंतजार करते रहे, लेकिन एम्बुलेंस देर से आई है। जब एम्बुलेंस आई तब उनकी पत्नी को सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ने आके बताया कि वहाँ पे रोड पे एक्सीडेंट हो गया, हमें ऐसा लगता है कि आपकी शायद वाइफ है। तो ये लोग हम लोग सारे के सारे जितने भी थे हम सब भाग के गए, देखा हमने तो इन्हीं की वाइफ थी। तो सर हमने इतना नहीं देखा कि कौन किसने मारा क्या है, बट लोगों ने बताया कि पुलिस वाले की गाड़ी थी, उस पर स्टिकर लग रहा था पुलिस का, उसमें पुलिस वाले मौजूद थे, सारे ड्रेस में मौजूद थे। फिर उन्होंने क्या बोलते हैं एम्बुलेंस अपने आप बुलाई, उनमें एम्बुलेंस में शिफ्ट करवाया और हम यहाँ पे लेके आए। उन्होंने फिर यहाँ पे आके एड्रेस वगैरह लिखा है, अस्पताल में लेके आए, उन्होंने इमरजेंसी में दिखाया वहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ मोर्चरी में भेजा। मोर्चरी में भेजने के बाद अब बोलते हैं कि कुछ एड्रेस लिख के नंबर लेके हमें 15 सेक्टर का चौकी लगती है हमारी, वहाँ पे हमें बुलाया है। वहाँ पे कह रहे हैं कि आके मतलब वो जो भी है पूछताछ वगैरह जो करने के FIR जो भी है करके कह रहे पोस्टमार्टम करवा लीजिए जल्दी से जल्दी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते इस बीच बड़ी अपडेट मिल रही है कि देश के प्रदूषित शहरों में अमृतसर भी शामिल है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 368 के पार दर्ज किया गया है। दिल्ली के AQI 316 से 58 पॉइंट अधिक अमृतसर में दर्ज किया गया। अमृतसर एयरपोर्ट से कई फ्लाइट्स डाइवर्ट की गई है। प्रदूषण के कारण विजिबिलिटी हुई है बेहद ही ज्यादा कम। IMD की चेतावनी, तापमान रहेगा ज्यादा। राज्य सरकार बारिश की कर रही है, तो बारिश का इंतजार जो है वो राज्य सरकार की तरफ से किया जा रहा है। प्रदूषण के कारण विजिबिलिटी भी बेहद ज्यादा कम हुई है, जिसे देखते हुए कई फ्लाइट्स जो है वो भी डाइवर्ट कर दी गई है। IMD ने चेतावनी दी है, तापमान रहेगा सबसे ज्यादा। IMD की तरफ से कहा गया है। राज्य सरकार बारिश होने का इंतजार कर रहा है। आपको ये भी बता दें कि पंजाब का अमृतसर देश का सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है। यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 368 दर्ज किया गया है, जो कि दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स 316 से 58 पॉइंट अधिक है। वहीं इस सूची में दूसरा सबसे प्रदूषित शहर जो है वो लुधियाना है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 339 दर्ज किया गया है। चंडीगढ़ का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंचा हुआ है, जहां AQI 277 तक पहुंच चुका है। तो वहीं पर प्रदूषण पर नियंत्रित के लिए राज्य सरकार अब बारिश होने का इंतजार जो है वो कर रही है। लेकिन मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार नवंबर में बारिश के आसार काफी कम है। अगले 2 सप्ताह तक बारिश ना होने के बराबर ही होगी, यानी कि लोगों को नवंबर में भी प्रदूषण से परेशान होना पड़ सकता है। तो बड़ी अपडेट इस वक्त पंजाब के अमृतसर से आपको बता रहे हैं। अमृतसर एयरपोर्ट्स की कई फ्लाइट्स जो है वो डाइवर्ट की गई है। इसके पीछे की वजह प्रदूषण के कारण विजिबिलिटी बेहद ही ज़्यादा कम हुई है। तो विजिबिलिटी कम होने की वजह से फ्लाइट्स में कई दिक्कतें हो सकती है। उन्हीं दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए फ्लाइट्स डाइवर्ट कर दी गई है। राज्य सरकार जो है अब बारिश होने का इंतज़ार कर रही है कि कब बारिश हो। हालांकि IMD की तरफ से ये कहा गया है कि नवंबर के महीने में बारिश के आसार बेहद ही कम है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 368 के भी पार पहुंचा हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। सहयोगी जसवीर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जसवीर, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? फिलहाल क्या तापमान अमृतसर का दर्ज किया जा रहा है? क्या है एयर क्वालिटी इंडेक्स? दिल्ली से भी ज्यादा है। आपको बता दें कि दिवाली में अमृतसर में हमेशा बहुत ज्यादा पोल्यूशन देखने को मिलता है, क्योंकि पंजाब में एक कहावत मशहूर है, दाल रोटी घर की, दिवाली अमृतसर की। तो दिवाली में बहुत ज्यादा पटाखे यहाँ पे चलाए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया है। और आपको बता दें कि यहाँ पे जितनी भी फ्लाइटें थी उनकी जो रूट है वो डाइवर्ट कर दिए गए हैं, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम है। हालांकि पूरे अमृतसर में काफी घना यहाँ पे वो देखने को मिल रहा है, पर जो लोगों का कहना है कि जो दिवाली है वो तो हम मनाएंगे, क्योंकि पंजाब सरकार ने भी यहाँ पे हिदायतें दी थी कि पटाखे कम चलाए। पर जो लोग हैं वो कहते हैं कि दिवाली तो हम मनाएंगे, और उन्होंने मनाई भी है। और दिवाली के कारण ही यहाँ पे ये पोल्यूशन ज्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि बरसात आने की यहाँ पे क्यास लगाई जा रही है, क्योंकि मौसम ऐसा लग रहा है कि बरसात होगी, पर ये जो मौसम बरसात का नहीं है, ये एयर क्वालिटी इतना ज्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से बादल नजर आ रहे हैं।
हालांकि पोल्यूशन ज्यादा होने की वजह से लोगों को लगता है कि ये शायद बादल हो सकते हैं, पर यहाँ पे नहीं, पोल्यूशन के कारण ये मौसम, यहाँ पे सूरज ढका हुआ नजर आ रहा है पंजाब में। ठीक है जसवीर, देखिए ना केवल दीपावली बल्कि पंजाब में पराली जलाने के मामले भी लगातार बढ़ रहे थे, जिसे लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई दफा पंजाब सरकार पर फटकार लगाई गई है, हरियाणा सरकार पर फटकार लगाई गई है, जवाब मांगा गया है। तो उन्हें रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? क्योंकि दीपावली है, लोगों की तरफ से कहा गया कि दीपावली है, साल का त्योहार है, एक ही बार आता है, हम तो इसे मनाएंगे, लेकिन पराली जलाने के मामले को लेकर क्या कदम उठाया जा रहा है? आंचल, हालांकि ग्राउंड जीरो के ऊपर जितने भी पंजाब के डीसी है उनको हिदायतें दे रखी है, अगर किसी के एरिया में भी पराली जलाई जाती है तो उसके जो जिम्मेवार होगा वो स्थानिक अफसर होंगे। हालांकि कई यहाँ पे आपको बता दें कि फाजिलका में वे 5 अफसरों को इसी कारण के वजह से सस्पेंड किया गया है क्योंकि उनके एरिया में पराली जलाई गई है। और अमृतसर की अगर बात करें, अमृतसर के आसपास एरिया में भी पराली काफी जलाई गई है। हालांकि जितने भी पंजाब के किसान हैं उनको मना किया गया सरकार की तरफ से, पर किसानों का कहना है कि पराली जलाने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं। हालांकि इसमें काफी कमी देखने को मिली है, पर कई जगह के ऊपर अभी भी किसान पराली को जलाते हैं और जलाने की वजह से ये सारा पोल्यूशन देखने को मिल रहा है। आंचल, चलिए ठीक है जसवीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो नहीं थम रहा है पंजाब में पराली जलाने का सिलसिला। पंजाब में लगातार बढ़ रहे हैं पराली जलाने के मामले, जिसकी वजह से सीधा सीधा असर पंजाब की आबोहवा पर भी पड़ रहा है। 4000 से ज्यादा पराली जलाने के मामले सामने आए हैं। 9 अफसरों के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई भी की है। पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है। रबी फसलों की बुआई के लिए खेतों को तैयार करने के लिए किसान बड़े पैमाने पर खेतों में पराली जला रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि इस सीजन में पराली जलाने की घटनाएं 4000 से भी ज्यादा हो गई है। तो वहीं पर रविवार को अकेले 216 मामले दर्ज किए गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी अब पंजाब सरकार जो है वो काफी ज्यादा सख्त रुख अपनाती हुई नजर आ रही है। सरकार ने पराली जलाने से रोक पाने में नाकाम 9 अफसरों के खिलाफ कार्रवाई भी की है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो उधर पूर्व सीएम बेअंत सिंह हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर मिल रही है। बलवंत सिंह की दया याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई है सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने दया याचिका पर 2 हफ्ते बाद होगी अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जल्द फैसला लेने को कहा है। दया याचिका 12 साल से राष्ट्रपति के पास लंबित थी। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज बेअंत सिंह हत्याकांड के आरोपी बलवंत सिंह की दया याचिका पर सुनवाई हुई है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर केंद्र बेअंत सिंह की हत्या के मामले में मौत की सजा का सामना कर रहे हैं तो बलवंत सिंह की दया याचिका पर फैसला नहीं करता है तो शीर्ष अदालत इस पर विचार करेगी। वहीं दया याचिका पर फैसला होने तक बलवंत सिंह की रिहाई की मांग करते हुए बलवंत सिंह के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा है कि बलवंत सिंह 29 साल से लगातार हिरासत में है। उसकी दया याचिका पिछले 12 साल से राष्ट्रपति भवन में लंबित है। कृपया उन्हें 6 या फिर 3 महीने के लिए रिहा कर दे। कम से कम उन्हें देखने दे कि बाहरी दुनिया कैसी दिखती है। वहीं पंजाब सरकार ने पीठ को बताया कि उन्हें मामले में अपना जवाबी हल्फनामा दाखिल करने के लिए कुछ समय चाहिए। बता दें कि चंडीगढ़ में सिविल सचिवालय के प्रवेश द्वार पर 31 अगस्त 1995 को हुए विस्फोट में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह और 16 अन्य लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में जुलाई 2007 में एक विशेष अदालत ने बलवंत सिंह को मौत की सजा सुनाई थी। सीएम सुक्खू का 2 दिवसीय हमीरपुर दौरा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचे हैं नादौन, जहां पर सीएम सुक्खू का कार्यकर्ताओं ने स्वागत भी किया है। सीएम सुक्खू कई योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। सीएम सुक्खू ने बीजेपी पर निशाना साधा है, कहा कि बीजेपी करती है झूठ की राजनीति। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू 2 दिवसीय दौरे पर हमीरपुर रहेंगे। तय प्रवास कार्यक्रम के अनुसार सीएम सुखविंदर आज शाहतलाई के हेलीपैड पर उतरे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। इसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक शादी समारोह में भी पहुंचे, जहां उन्होंने नवविवाहित जोड़े को शुभकामनाएं दी। इस दौरान उनके साथ सुजानपुर से विधायक रणजीत सिंह राणा, केसीसी के चेयरमैन कुलदीप सिंह पठानिया समेत जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुमन भारती भी मौजूद रही।
वहीं सीएम सुक्खू ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा कि बीजेपी झूठ की राजनीति करती है, प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बीजेपी को तकलीफ हो रही है। पंजाब के उपचुनाव की तारीखों में बड़ा बदलाव किया गया है। 13 नवंबर की जगह पर अब 20 नवंबर को चुनाव होंगे। ये बदलाव जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से किया गया है। इसी ने तारीखों में बदलाव का फैसला लिया है। त्योहारों के चलते ये फैसला लिया गया है। तो देखिए, बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं कि पंजाब में 4 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसे लेकर के तारीखों में बदलाव कर दिया गया। पहले इन 4 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होना था, अब 20 नवंबर को मतदान होगा। तो उधर कनाडा में फिर हिंदू मंदिर पर हमले का मामला सामने आया। दरअसल खालिस्तानी चरमपंथियों पर हमले का आरोप लगाया जा रहा है। चरमपंथियों ने भक्तों के साथ मारपीट भी की है। न केवल मंदिरों में तोड़फोड़ बल्कि भक्तों के साथ मारपीट भी की गई है। फतेह सिंह बाजवा ने घटना की निंदा की है। पंजाब बीजेपी उपाध्यक्ष है फतेह सिंह बाजवा, जिनकी तरफ से इस घटना की निंदा की गई है। ये अपडेट आपको बता रहे हैं। कनाडा में खालिस्तान समर्थकों ने एक बार फिर हिंदुओं को अपना निशाना बनाया। चरमपंथियों ने हिंदू भक्तों पर हमला कर दिया है। मामले पर अब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का बयान भी सामने आया। उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता के महत्व पर जोर देते हुए ट्रूडो ने कहा है कि हर कनाडाई को अपनी आस्था का पालन करने का अधिकार है। वहीं पर भारत में हिंदुओं पर हमले के बाद नाराजगी जाहिर की जा रही है। पंजाब बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष फतेह सिंह बाजवा ने भी इस घटना की निंदा की। फॉर्चुनेट आई थिंक किसी भी कंट्री को इस तरह के अपने रिलेशन खराब नहीं करने चाहिए बिना वजह। यू सी, इट्स अ मैटर ऑफ बिग डिस्ग्रेस, आई मस्ट से। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, बट इन्वॉल्विंग एनी होम मिनिस्टर और पिन पॉइंटिंग टूवर्ड्स एनी होम मिनिस्टर एंड विदाउट एनी प्रूफ, एंड you just want the votes of the Sikh diaspora from Canada. चलिए अब खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। सोहना में मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। दरअसल डिवाइडर से टकराई है 12 फीट उछली कार। 2 छात्र की जान चली गई है। 3 लोगों की हालत काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। हरियाणा के गुरुग्राम में एक कार 12 फुट तक उछल करके बॉम्बे गोल चक्र के पिलर से जाकर के टकराई है। इसके बाद एक दूसरी गाड़ी बाइक पर जा गिरी है। इस हादसे में 2 युवकों की जान चली गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि 3 छात्र कार से कॉलेज जा रहे थे और सोहना एलिवेटेड फ्लाईओवर के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ है। हादसे की तस्वीरें आप देख सकते हैं। जोरान हाईवे भी जाम हो गया था। पुलिस को यहां से गुजरने वाले वाहनों को पीछे ही रोकना पड़ा है। फिलहाल राजधानी एक्सप्रेस में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।